हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा यूपी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। एंड समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से ये उपयोगी हैं। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा या फिर संघर्ष। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सही होगा लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा कहा जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। अच्छा, प्रतिस्पर्धा किस में आएगा? प्रतिस्पर्धा असहयोगी प्रक्रिया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा क्या है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। सोशल प्रोसेस में इसे कंप्लीट कराया गया था। प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा हमें सार्वभौमिक रूप से सभी समाजों में देखने को मिलेगी और ये निरंतरता, इसमें निरंतरता देखने को मिलती है। निरंतर ये प्रक्रिया हमें समाज में देखने को मिलती है। कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। संघर्ष में नियमों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और वेबर की बात की जाए, ठीक है, वेबर की बात की जाए तो एक प्रश्न वेबर से संबंधित पूछा जाता है कि इन्होंने प्रतिस्पर्धा को प्रतियोगिता जो यानी कि कंपटीशन है उसको क्या कहा था? शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा को इन्होंने कहा था शांतिपूर्ण संघर्ष है। और प्रतिस्पर्धा के दो प्रकार वेबर के द्वारा बताए गए थे, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा, ठीक है, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा या हम कहें प्रतियोगिता, दूसरा अनियंत्रित है। याद रखिएगा, नियंत्रित अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा की बात किसके द्वारा की गई है? वेबर के द्वारा की गई है। इसके अलावा गिलिन की बात करें, ठीक है, गिलिन ने दो तरह की प्रतिस्पर्धा की बात की है, वैयक्तिक और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की बात की है गिलिन ने, ये याद रखिएगा। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की बात की है गिलिन ने। नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा की बात किसने की है? नियंत्रित अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा वेबर ने। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है वेबर ने। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? वी.आर. शिंदे, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले यहाँ पर विकल्प है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। कब की गई थी? 1932 में। ठीक है, 1932 में की गई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के लिए। और महात्मा गांधी जी ने एससी के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? हरिजन। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। और हरिजन शब्द का अर्थ अगर निकाला जाए कि इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर की संतान। ठीक है, पूछा जा सकता है, ईश्वर की संतान है हरिजन का अर्थ। अनुसूचित जाति के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और सबसे पहले अंत्योदय, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले अंत्योदय शब्द का जो प्रयोग है फर्स्ट, ठीक है, जो सबसे पहले अंत्योदय शब्द का जो प्रयोग है वो भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। और अंत्योदय की बात की जाए तो समाज का जो निम्नतम व्यक्ति है उसके उदय से है। ठीक है, अंत्योदय शब्द का अर्थ क्या होता है? समाज के निम्न व्यक्ति का उदय। ठीक है, ये है। और इसके अलावा सबसे पहले सर्वोदय शब्द का भी प्रयोग किया था राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया गया था राजनीति के क्षेत्र में। याद रखिएगा, राजनीति के क्षेत्र में किसने किया है सर्वोदय शब्द का प्रयोग? तो वहां पर भी गांधी जी के द्वारा किया गया है। और सर्वोदय का पूछा जाए अर्थ क्या होता है, तो सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का
उदय, सभी का उत्थान, ठीक है, सभी का उत्थान, सभी का उदय या सभी का उत्थान होता है। सर्वोदय का राजनीति क्षेत्र में इन्होंने प्रयोग किया है। गांवों की ओर लौटो, ठीक है, गांवों की ओर लौटो, ये शब्द, ये जो नारा है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपके लिए जाननी जरूरी थी। इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा राम राज्य की अवधारणा, राम राज्य की जो अवधारणा है, यह भी गांधी जी के द्वारा दी गई है, ठीक है। राम राज्य की जो अवधारणा है, यह अवधारणा भी गांधी जी के द्वारा ही दी गई है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, भारत में जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? भारत में जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, वेरियर एल्विन, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। घुरिये ने जनजातियों के विकास के लिए आत्मसातकरण की नीति की बात की थी, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा घुरिये ने अनुसूचित जनजाति को एसटी, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एसटी के लिए क्या कहा था कि ये क्या है? पिछड़े हिंदू है, ठीक है, पिछड़े हिंदू कहा था। अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? इस तरीके से पूछा जाता है, जीएस घुरिये ने कहा था। यहाँ पर वेरियर एल्विन होगा, और वेरियर एल्विन के द्वारा अलग थलग नीति की बात भी की गई थी, आइसोलेशन पॉलिसी, ठीक है, अलग थलग नीति की बात किसने की है? वेरियर एल्विन ने की है, इसे भी आप याद रखेंगे। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। मजूमदार का जो फील्ड वर्क है वो हो जनजाति पर रहा है, ठीक है, मजूमदार का जो फील्ड वर्क रहा है ये हो जनजाति पर रहा है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही है, इसे क्या कहा जाएगा? जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों के स्थायी ढांचे को हम क्या कहेंगे? समिति, समाज, संस्था या फिर समूह? समिति, समाज, संस्था या फिर समूह? सही यहाँ पर होगा राइट आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्था हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और संस्था की बात किसके द्वारा की गई है, या संस्था के विकास या संस्था के उदय की बात समनर के द्वारा की गई है, ठीक है, समनर के द्वारा की गई है। और समनर ने समूह के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, अंतः समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ठीक है, अंतः समूह और बाह्य समूह की जो बात है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, ये समनर के द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था की बात किसके द्वारा की गई है? समनर गॉफमैन के द्वारा की है, ठीक है, संस्था के विकास, संस्था के उदय की बात समनर ने की है, संपूर्ण संस्था की जो बात है ये गॉफमैन के द्वारा की गई है। और इसके अलावा द्वितीयक संस्था, द्वितीयक संस्था प्लस संस्थाकरण, द्वितीयक संस्था की अवधारणा और संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है, टॉलकेट पार्सन्स ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, इसे याद रखिएगा। और फोकवेज ने संस्था की बात किस पुस्तक में की थी? फोकवेज में की थी, और आई थिंक ये 1906 में इनकी पुस्तक आती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रतिस्पर्धा तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है, या किसका कथन है? किंग्सले डेविस, बोगार्डस, ग्रीन, सदरलैंड, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्रतिस्पर्धा तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है, या किसका कथन है? राइट यहाँ पर होगा किंग्सले डेविस, ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किंग्सले डेविस का ये भी कहना था, एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। डेविस का कहना था, जहां प्रतियोगियों का ध्यान, ठीक है, जहां पर प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर, यानी कंपटीशन से हटकर आपस के प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं पर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है। और वेबर ने प्रतियोगिता को क्या कहा था? शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था, अभी आपको बताया गया है। ग्रीन ने क्या कहा था? ग्रीन ने क्या कहा था? सहयोग को कहा था, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसके द्वारा कहा गया है?
ग्रीन के द्वारा कहा गया है। और किंग्सले डेविस ने, ठीक है, किंग्सले डेविस ने संघर्ष के दो प्रकार बताए हैं, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है? किंग्सले डेविस ने की है। और यहाँ पर संस्था से रिलेटेड समनर का गिलिन का एक इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो संस्था है वो संस्कृति की वाहक है। ये किसने कहा है? ठीक है, संस्था संस्कृति की वाहक है। संस्था संस्कृति की वाहक है, ये किसका कहना है? तो याद रखिएगा गिलिन के द्वारा ये बात कही गई है। इसके अलावा संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई भी है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। संस्था को संस्कृति की वाहक किसने कहा? गिलिन ने। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये किसका कहना है? गिलिन का कहना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मिल्टन सिंगर एवं मैकिम मेरिट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया है? विकल्प में संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण है, लघु तथा बृहद परंपरा है, संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर लघु परंपरा और बृहद परंपरा होगी। अच्छा, ये जो लघु परंपरा और बृहद परंपरा है ये किसकी अवधारणा है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है, इसे याद रखिएगा। और अगर बात की जाए मिल्टन सिंगर एंड मैकिम मेरिट की, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये सार्वभौमिकरण और सार्वभौमिकरण और स्थानीकरण का रहा है। सार्वभौमिकरण व स्थानीकरण की अवधारणा मैकिम मेरिट मिल्टन सिंगर मैकिम मेरिट के द्वारा दी गई है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। सार्वभौमिकरण की अगर बात पूछी जाए कि सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, तो याद रखिएगा रेडफील्ड प्लस मिल्टन सिंगर ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले सार्वभौमिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा स्थानीकरण, ठीक है, स्थानीकरण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो स्थानीकरण की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग ओपलर ने किया है। ठीक है, ओपलर के द्वारा किया गया है। ओपलर के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं ओपलर के। एक तो सांस्कृतिक लय का है, दूसरा एकता और फैलाव का है, एकता व फैलाव का। ठीक है, और याद रखिएगा फैलाव की अवधारणा किसकी है? फैलाव की अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास ने। एकता और फैलाव की पूछा जाए तो ये ओपलर के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर विकल्प बी है सही। अब यहाँ पर देखिए कल्चरल थीम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉड फ्लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर विकल्प है। कल्चरल थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉड फ्लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर विकल्प है। और एक प्रश्न आता है मैकिम मेरिट की फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फील्ड वर्क से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका किशनगढ़ी गांव पर था। ठीक है, मैकिम मेरिट ने कहां पर अध्ययन किया था? किशनगढ़ी पर, किशनगढ़ी पर इनका अध्ययन था। ठीक है, और किशनगढ़ी में सौरती पूजा और सालूनो त्योहार को सार्वभौमिकरण का उदाहरण माना था। ठीक है, सार्वभौमिकरण का जो यहाँ पर बात करें हम, सार्वभौमिकरण, ठीक है, इसका जो उदाहरण इन्होंने बताया है किशनगिरी में सौरती पूजा। पूछा जा सकता है सौरती पूजा किसका उदाहरण है? तो सौरती पूजा और प्लस सालूनो त्योहार। ठीक है, ये उदाहरण किसका है? सार्वभौमिकरण का है। और स्थानीकरण की बात की जाए तो स्थानीकरण का की जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्थानीकरण का, ये एक नौरता पूजा है। याद रखिएगा नौरता पूजा
और गोवर्धन, आपने सुना होगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ये मैक्केमेरेट के द्वारा बताया गया है। फील्ड वर्क इनका किशनगढ़ी पर है। ये फेस्टिवल्स और ये जो पूजा बताई गई है इसे याद रखिएगा, किसका एग्जाम्पल है, सार्वभौमिकरण का क्या है और स्थानीयकरण के क्या बताए हैं इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर कल्चरल थीम का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, ओपलर के द्वारा दिया गया है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा ओपलर के द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक जो प्रतिमान है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी है, ठीक है। सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है, रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है ये अवधारणा, ये याद रखिएगा। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले प्रस्थिति एवं भूमिका की बात की है व्यवस्थित तरीके से। प्रस्थिति व भूमिका की जो अवधारणा है ये किसकी है, रॉल्फ लिंटन की है। रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो कृषक समाज की इनकी अवधारणा है, कृषक समाज की अवधारणा है। लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दी है, लघु समुदाय, ठीक है। कृषक समाज है, लघु समुदाय है, लघु परंपरा व वृहद परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन वाला है कॉन्सेप्ट। लोक समाज की अवधारणा है, इसके अलावा लोक संस्कृति, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, संप्रेक्षणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया, पॉल पॉपर, जे हेबरमास, एच जी गैडेमर, निकोलस लुहमैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संप्रेक्षणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, किसने दिया है, संप्रेक्षणात्मक क्रिया की बात किसने की है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हेबरमास होगा। हेबरमास ने क्रिया, सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं, 4 बताए हैं। सामाजिक क्रिया के प्रकार 4 बताए गए हैं हेबरमास के द्वारा। एक तो है सो उद्देश्य, सो उद्देश्य सामाजिक क्रिया है, ठीक है, सो उद्देश्यपूर्ण सामाजिक क्रिया है। दूसरे की बात की जाए तो प्रयोजनवादी है। मानकीय क्रिया है, मानकीय सामाजिक क्रिया। और इसके अलावा लास्ट है अभिनय शास्त्री, अभिनय शास्त्रीय सामाजिक क्रिया, ठीक है। ये सारी 4 क्रिया आपको याद रखनी है, किसने बताई है, हेबरमास ने बताई है। इसके अलावा संकटों की बात की जाए तो कितने तरह के संकटों की बात की है, संकट के भी 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने। पहला जो इन्होंने संकट की बात की है वो आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट, ठीक है, आर्थिक संकट हो जाएगा। दूसरे संकट की बात की है इन्होंने विवेकीकरण का संकट, विवेकीकरण संकट। तीसरा इन्होंने बताया है अभिप्रेरणा का संकट। और चौथा वैधिकरण का संकट है, वैधिकरण संकट की बात की। ये 4 संकट इनके द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। इनके बुक्स के बारे में बात की जाए जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। इसके अलावा एक बुक है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर, ठीक है, ये याद रखिएगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर, ये इनकी बुक है। और द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ठीक है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन है,
इसके अलावा एक और बुक है इनकी, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स इनकी बुक है। तो ये इंपॉर्टेंट्स है जो कि हेबरमास से रिलेटेड बुक्स आती हैं। सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार आते हैं, पूछे जाते हैं, और संकट के भी 4 प्रकार। अब यहाँ पर देखिए, किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा? मार्शल डेविड मैकएवर मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस है, अर्थव्यवस्था को यहाँ पर रखिएगा, अर्थव्यवस्था को अधोसंरचना। ठीक है, अर्थव्यवस्था को अधोसंरचना किसने कहा है? किसने कहा था अर्थव्यवस्था को अधोसंरचना? अधोसंरचना यानी कि सब या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सब या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, 2 तरह की संरचना की बात की थी, अधोसंरचना या फिर अधोसंरचना या फिर अधिसंरचना, और इनका कहना था अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। इस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। वर्ग संघर्ष की बात की है इनके द्वारा, बात की गई है। ठीक है, वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट इनका हो जाएगा स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य यानी कि सरप्लस वैल्यू। ठीक है, ये जो थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, उपकल्पना एक काम चलाऊ समानीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। यह परिभाषा किसने दी? पीवी यंग, लुनबर्ग, गुडेनहॉर्ट, सीए मोजर। यहाँ पर ऑप्शंस है, उपकल्पना एक काम चलाऊ समानीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। किसका कहना है? लुनबर्ग का कहना है उपकल्पना एक काम चलाऊ समानीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। कहना लुनबर्ग का है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा? संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। याद आ रहा है आपको, बताया गया है कई बार, श्रीनिवास ने दी है। और श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण से पहले ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया, इस तरीके से भी स्टेटमेंट में देकर प्रोसेस पूछा जाता है कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। तो संस्कृतिकरण में क्या होता है, कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के उनके रीति रिवाज, उनके जो धार्मिक कर्मकांड हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनका अनुकरण करती है। और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है, मतलब फॉलो करती है, ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, और जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये 2 तरफा है। ठीक है, लेकिन श्रीनिवास इसे एक तरफा की प्रक्रिया बताते हैं। और यहाँ पर ये जो संस्कृतिकरण है इसको अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहने वाले योगेंद्र सिंह है। अग्रिम समाजीकरण या विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया। ठीक है, विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा है योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को। ठीक है, अब संस्कृतिकरण से कुछ मिलती ही जुलती अन्य अवधारणाएं भी याद रखिए, और एक तो पुस्तक से संबंधित याद रखिए। प्रश्न आता है, श्रीनिवास ने किस पुस्तक में ये कॉन्सेप्ट दिया है? रिलीजन and society among the cooks of साउथ इंडिया। ठीक है, और ये बुक आती है 1952 में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब संस्कृतिकरण से कुछ मिलती जुलती अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो एक है विसंस्कृतिकरण की अवधारणा, विसंस्कृतिकरण की अवधारणा। और ये विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? मजूमदार ने दी है। याद रखिएगा, मजूमदार के द्वारा विसंस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई है। इसके अलावा जनजातीयकरण की अवधारणा। ठीक है, जनजातीयकरण की अवधारणा ये किसके द्वारा दी गई है? SL कालिया के द्वारा दी गई है। जनजातीयकरण की अवधारणा अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। और एक अवधारणा है कुलीनीकरण की, कुलीनीकरण की अवधारणा। और ये कुलीनीकरण की अवधारणा किसने दी है? नर्मदेश्वर प्रसाद ने, नर्मदेश्वर प्रसाद के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। ठीक है, संस्कृतिकरण से मिलती जुलती अवधारणाएं, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है।
न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म, आदर्श, नियम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात या सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? E.A. रॉस के द्वारा दी गई है। किस पुस्तक में समाजीकरण की बात की है? तो रॉस ने सोशल कंट्रोल, ये इनकी पुस्तक है, इसमें बात की है। और ये कब आती है? 1901 में आती है। एक सेकेंड के लिए रुकेंगे। ओके, तो किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की बात रॉस ने की है? सोशल कंट्रोल में की है। और सामाजिक नियंत्रण से इनका तात्पर्य था कि ऐसी सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से समाज या समूह समाज के सदस्यों को अपने अनुरूप मतलब समाज के जो नियम, मानदंड है, मूल्य हैं, उनके अनुसार बनाने का प्रयास करता है। यही इन्होंने बताया है। इस तरीके से सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित किया गया है रॉस के द्वारा। ठीक है। और सामाजिक नियंत्रण के अगर प्रकारों की बात की जाए तो सबसे पहले चार्ल्स कूले की बात करते हैं हम। चार्ल्स कूले और बर्नॉट का नाम आता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा इस पर। चार्ल्स कूले एंड बर्नॉट। ठीक है, कूले प्लस बर्नॉट ने क्या दिया है? इन्होंने क्या बताया है? दो तरह की बात की है। ठीक है, दो तरह के नियंत्रण की बात की है। चेतन नियंत्रण, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? चार्ल्स कूले एंड बर्नॉट का हो जाएगा। कॉल मैनहीम की बात करें, ठीक है, मैनहीम ने भी दो तरह के नियंत्रण की बात की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? मैनहीम का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किम्बॉल यंग की बात की जाए, किम्बॉल यंग, ठीक है, किम्बॉल यंग ने भी दो तरह के नियंत्रण की बात की है, पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। नकारात्मक नियंत्रण ये किसका हो जाएगा? किम्बॉल यंग का हो जाएगा। लेपियर की बात की जाए, लेपियर भी दो तरह के नियंत्रण की बात करते हैं, लोकतांत्रिक नियंत्रण व सत्तावादी नियंत्रण। लोकतांत्रिक नियंत्रण और सत्तावादी नियंत्रण की बात किसने की है? लेपियर ने की है। इतने इंपॉर्टेंट है, इतने याद रखिएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स जो हैं डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात किसने की है या सत्तावादी नियंत्रण की बात किसने की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर अर्थव्यवस्था सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस पे है, इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम है, सहयोग है, स्थायी प्रकृति है। समिति की विशेषता नहीं है, समिति की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? समिति की विशेषता कौन सी नहीं है? तो समिति की बात की जाए, स्थायी प्रकृति नहीं होती है। ठीक है, समिति की स्थापना सोच विचार करके की जाती है, इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही समिति का गठन किया जाता है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, व्यक्तियों का सहयोग होता है और यहाँ पर औपचारिक नियम भी देखने को मिलता है। अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, इसकी अस्थायी प्रकृति होती है, स्थायी प्रकृति नहीं होती है, तो यहाँ पर डी होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह मीट, अंतर समूह, बाह्य समूह समन, सदस्यता और गैर सदस्यता समूह मर्टन, सकारात्मक तथा नकारात्मक समूह न्यूकॉम। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। सही क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए होगा। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बाकी के सारे सही हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? न्यासिता परिवार की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? जिमरमैन। ठीक है, जिमरमैन होगा। जिमरमैन ने तीन तरह के परिवार की बात की थी। पहला तो इनका न्यासिता परिवार है,
इसके अलावा इन्होंने अति लघु परिवार की बात की है, अति लघु परिवार। फिर इसके अलावा एक और परिवार इन्होंने बताया है घरेलू परिवार, डोमेस्टिक। ठीक है, ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? जिमरमैन के द्वारा बताए गए हैं। मर्डॉक की बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2 तरह के परिवार की बात की है जीपी मर्डॉक ने। एक तो इन्होंने बताया है स्वतंत्र नाभिकीय परिवार। ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार मर्डॉक के द्वारा बताया गया है। और इसके अलावा दूसरा मिश्रित नाभिकीय परिवार बताया गया है, मिश्रित नाभिकीय परिवार, मिश्रित नाभिकीय परिवार। ये 2 परिवार के प्रकार मर्डॉक के द्वारा बताए गए हैं। इसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 3 तरह की नातेदारी की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। द्वितीयक की बात हो रही है। द्वितीयक में कितने बताए थे? 33। ठीक है, 33 बताए थे द्वितीयक में, और प्राथमिक में ये 8 बताते हैं, और तृतीयक नातेदारी में, ठीक है, तृतीयक नातेदारी में इन्होंने कितने बताए हैं? 151 बताए हैं। इसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये इन्होंने जो बताया है, मर्डॉक ने नातेदारी के 3 प्रकार जो बताए हैं, ये संपर्क, निकटता व घनिष्ठता के आधार पर बताए हैं। कभी कभी आधार पूछ लिया जाता है, समूह के आधार, किसी के द्वारा बताए गए समूह के प्रकार, तो उसका आधार क्या था? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ये मर्डॉक ने बताया है, संपर्क प्लस निकटता प्लस घनिष्ठता, इनमें से कुछ भी एक किसी एक का नाम लेकर पूछ सकते हैं कि उन्होंने इनमें से किसने निकटता के आधार पर नातेदारी के 3 प्रकार बताए हैं। इस तरीके से भी बन सकता है प्रश्न। तो संपर्क, निकटता व घनिष्ठता के आधार पर मर्डॉक ने नातेदारी के 3 प्रकार बताए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अप्रशस्त विवाह का सही क्रम क्या है? और अगर नातेदारी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो नातेदारी अणु का जो कॉन्सेप्ट है, नातेदारी अणु, ठीक है, नातेदारी जो अणु का जो कॉन्सेप्ट है, ये लेविस स्ट्रॉस ने दिया है। ठीक है, लेविस स्ट्रॉस के द्वारा नातेदारी अणु का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और यहाँ पर ब्राउन की बात की जाए, रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी के 2 प्रकार बताए हैं, रक्त संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी, इसके अलावा विवाह संबंधी। ठीक है, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी की बात किसने की है? तो याद रखिएगा, ब्राउन ने की है। और सेम अगर बात की जाए परिवार की, कि रक्त संबंधी और विवाह संबंधी परिवार की बात किसने की है, तो वहां पर किसका नाम आएगा? वहां पर लिंटन का आएगा। ठीक है, नातेदारी आगे इसके लगा देंगे आप, तो ये हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, नातेदारी अणु का कॉन्सेप्ट लेविस स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर है अप्रशस्त विवाह का सही क्रम। देखिए, सही क्रम में लगाने को आता है। कितने हैं? 8 टोटल प्रकार है विवाह के। 4 प्रशस्त कोटि के हैं, यानी कि उच्च कोटि के, और 4 अप्रशस्त कोटि के हैं, यानी कि निम्न कोटि के हैं। उसका सही क्रम बताना है। क्या है? असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच विवाह। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर है, ब्रह्मदैव प्रजापत्य विवाह है। ठीक है, ब्रह्मदैव है, प्रजापत्र विवाह है, और एक कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद नहीं आ रहा है, ब्रह्मदैव प्रजापत्य विवाह है, एक याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बताइएगा। ये टोटल 8 प्रकार है। ठीक है, 4 उच्च कोटि के हैं और 4 निम्न कोटि के विवाह हैं। उसको सही क्रम में याद करिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम? आश, ठीक है, ब्रह्मदैव, आश और प्रजापत्य विवाह। ठीक है, आश, ये याद नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1939 में। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है? पार्सन्स, डेविस एंड मोर, मैक्स वेबर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर। ठीक है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, जिसकी आलोचना ट्यूमेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और एक आता है बोटोमोर से जुड़ा हुआ। ठीक है, बोटोमोर, याद रखिएगा, बोटोमोर ने सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप बताए थे। ये किसके द्वारा बताए गए, इस तरीके से पूछा जाता है। दास प्रथा है, दूसरा हो जाएगा जागीर प्रथा, तीसरा हो जाएगा जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम या कास्ट ट्रेडिशन, और उसके अलावा क्लास, वर्ग। ठीक है, वर्ग प्रथा या वर्ग व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, तो ये 4 जो सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप है, ये बोटोमोर के द्वारा बताए गए हैं। और वेबर ने जो स्त्रीकरण का सिद्धांत दिया था, ये बहुआयामी है या त्रिआयामी में आता है, इसकी गिनती होती है। इस तरीके से पूछा जाता है सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी सिद्धांत या सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इस तरीके से आता है। और जो बहुआयामी है या 3 इसके स्तरों की बात की जाए या 3 आयाम जो बताए हैं, त्रिआयामी बोला है, तो 3 आयाम कौन कौन से हैं? आर्थिक है, राजनीतिक है और सामाजिक है। सामाजिक में वे स्टेटस की बात करते हैं, आर्थिक में ये वर्ग की बात करते हैं, राजनीतिक में दल पार्टी की, और सामाजिक में ये परिस्थिति यानी कि स्टेटस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक लिखी है। टाइलर, वाइट, सोरोकिन, मैलिनोवस्की, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है? राइट आंसर यहाँ पर मैलिनोवस्की हो जाएगा। ठीक है, मैलिनोवस्की यहाँ पर राइट आंसर है। मैलिनोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी किसे कहा जाता है? तो मैलिनोवस्की को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। आवश्यकता का सिद्धांत, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, 3 तरह की आवश्यकताएं इनके द्वारा बताई गई हैं, ये याद रखिएगा। और मैलिनोवस्की ने जादू यानी कि मैजिक प्लस धर्म, ठीक है, इसे क्या कहा था? पवित्र बताया था। और विज्ञान को, साइंस को अपवित्र कहा था मैलिनोवस्की ने। ठीक है, धर्म और जादू को पवित्र बताया और विज्ञान को इन्होंने अपवित्र बताया था। यहाँ पर विकल्प डी है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइलर की बात की जाए तो टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद सिद्धांत दिया है। या धर्म का पूछा जाए उद्विकासीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत टाइलर ने दिया है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है? तो सभी जानते हैं विज्ञानों का वर्गीकरण किसने दिया था? अगस्त कॉम्ट ने दिया था। सबसे पहले ये किसकी बात करते हैं? गणित शास्त्र की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। सेकेंड नंबर पे ये किसकी बात करते हैं? खगोल शास्त्र। फिर आता है फिजिक्स आता है। ठीक है, भौतिक शास्त्र। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और आखिरी में समाजशास्त्र की ये बात करते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। पहले नंबर पर भी पूछा जाता है। पहले नंबर पर वर्गीकरण, जो विज्ञान का वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट ने दिया है, सबसे पहले किस विज्ञान को रखा है? ठीक है, मैथ है, एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी है। ठीक है, सोशियोलॉजी की लास्ट में ये बात करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए किसके द्वारा बात कही गई है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा ये बात कही गई है। अब यहाँ पर देखिए नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद परिस्थिति है, या किसका कहना है? नगरीकरण एक प्रक्रिया है और जो नगरवाद है वह एक परिस्थिति है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? बर्गल, एडरसन, घुरिये, रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर बर्गेल हो जाएगा। ठीक है, बर्गेल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बर्गेल की बुक की बात की जाए, अर्बन सोशियोलॉजी है, अर्बन सोशियोलॉजी है। ठीक है, बुक पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है? बर्गेल की है, इसे याद रखिएगा। और कुछ नगर से संबंधित सिद्धांतों के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक है व्रत खंड का सिद्धांत, व्रत खंड का सिद्धांत। ठीक है, व्रत खंड का सिद्धांत आता है, ये किसके द्वारा दिया गया है? होमर हायट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, होमर हायट का सिद्धांत, होमर हायट का नगर से संबंधित सिद्धांत कौन सा रहा है? व्रत खंड का रहा है। और तारा सिद्धांत, ठीक है, तारा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जो तारा सिद्धांत है ये हर्ट ने दिया है। ठीक है, ये आता है। प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत, नगर से संबंधित प्राकृतिक क्षेत्र का, याद रखिएगा, नगर से संबंधित प्राकृतिक क्षेत्र का जो सिद्धांत है ये दिया है जोबर्ग, बर्गेस एंड हॉट ने। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। जोबर्ग हैं, बर्गेस हैं एंड हॉट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है। ऑप्शंस है सामाजिक विघटन, सामाजिक संगठन, पारिवारिक विघटन और सांस्कृतिक विघटन। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब इस दशा को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इसे सामाजिक विघटन कहा जाएगा। जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट होगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। पारिवारिक विघटन की बात की जाए, ठीक है, पारिवारिक विघटन का जो कारण है, इलियट एंड मैरिल ने तनाव को बताया है। पारिवारिक विघटन का कारण इलियट एंड मैरिल ने तनाव को बताया है। ठीक है, किसको बताया है? तनाव को बताया है। और तनाव के दो प्रकार भी बताए हैं इलियट एंड मैरिल ने। प्राथमिक तनाव है और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक तनाव। प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव हो जाएगा। प्राथमिक तनाव में इलियट एंड मैरिल कहते हैं कि जो माता पिता के बीच में वैचारिक पति पत्नी के बीच में जो वैचारिक मतभेद होते हैं, तो उससे जो उत्पन्न तनाव होता है, टेंशन, ठीक है, तो उसको इन्होंने बताया प्राथमिक तनाव। और द्वितीयक तनाव में इन्होंने बताया है जो आर्थिक कारणों से उत्पन्न होता है। ठीक है, और पारिवारिक विघटन का जो कारण है वो किसको बताया है? तनाव को बताया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसने बताया है? इलियट एंड मैरिल ने बताया है। अब यहाँ पर देखिए, धर्म वास्तविक है पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये किसका कहना है? स्पेंसर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, धर्म वास्तविक है पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है। स्पेंसर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर राइट होगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाज की स्वतः उत्पत्ति हुई है, ये दुर्खीम का कहना था। ठीक है, इस तरीके से आता है। और दुर्खीम ने, ठीक है, दुर्खीम ने धर्म को पवित्र बताया था। ठीक है, धर्म को पवित्र बताया था। जादू, मैजिक एंड जो विज्ञान है, साइंस है, इसे क्या बताया था इन्होंने? आप पवित्र। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जाति का आधार क्या है? धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान, यहाँ पर विकल्प है। जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है? जन्म है। ठीक है, जाति से व्यक्ति को जाति जन्म से ही मिल जाती है और ये प्रदत्त परिस्थिति में आएगा। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है जाति। चलिए अब यहाँ पर देखिए, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया? मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में इनमें से किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के दो प्रकार बताए थे, सैनिक या शिकारी समाज,
सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, औद्योगिक समाज हो जाएगा। ये दो प्रकार समाज के हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताए गए हैं। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर का सबसे पहले जो प्रयोग है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो स्पेंसर ने दिया है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, ये याद रखिएगा, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है। केवल उद्विकास का सिद्धांत पूछा जाता है तो ये केवल उद्विकास का सिद्धांत किसका है, डार्विन का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, औपचारिक आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है। औपचारिक आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, कब आया था, 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, 1952। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है कहलाता है। ऑप्शंस है क्षैतिज गतिशीलता, उद्रक गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, सामाजिक अस्थिरता। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है उसे क्या कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता की बात किसने की थी, सोरोकिन ने की थी। सामाजिक गतिशीलता की बात किसने की थी, सोरोकिन ने की थी। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने बात की। ये बुक आती है 1927 में आती है। सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने की है, सोरोकिन ने की है। और सामाजिक स्थिति में, ठीक है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है उसे क्या कहा गया था, क्षैतिज गतिशीलता कहा था। क्षैतिज गतिशीलता और उद्रक गतिशीलता की जो बात है ये सोरोकिन के द्वारा की गई है, ये याद रखिएगा। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार ये सोरोकिन के द्वारा बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। क्षैतिज गतिशीलता में सोरोकिन का तात्पर्य था कि व्यक्ति के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति का स्टेटस है, ठीक है, जो उसका हम कहें पद है, ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, स्टेटस में परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए एक कारखाना है, फैक्ट्री है, इसमें मजदूर जो काम करता है, श्रमिक, वो वहां से छोड़ करके दूसरे फैक्ट्री में जाकर काम कर रहा है, तो ऐसे में उसका जो स्टेटस है, पद है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें स्थान का परिवर्तन होता है। ठीक है, स्थान में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्षैतिज गतिशीलता है। उद्रक गतिशीलता में क्या होता है, पद में परिवर्तन है, स्टेटस में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, भले स्थान में व्यक्ति का परिवर्तन हो या फिर स्थान में परिवर्तन ना हो, लेकिन पद में परिवर्तन होता है उद्रक गतिशीलता में। क्षैतिज गतिशीलता में स्टेटस या हम कहें पोजीशन, उसमें बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, गलत चेतना की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो, टॉयनबी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। गलत चेतना की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा गलत चेतना यानी कि मिथ्या, ठीक है, मिथ्या चेतना, मिथ्या चेतना की बात किसने की है, कार्ल मार्क्स ने की है। ठीक है, मिथ्या चेतना की बात कार्ल मार्क्स ने की है। समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है, समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है जो कि वेबर ने बताई है, ये सामाजिक क्रिया को बताई है। ठीक है, सामाजिक क्रिया को बताई थी। पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का अभिजात वर्ग परिभ्रमण का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 21 सभ्यता का अध्ययन किया है टॉयनबी ने। ये सभी थियरीज कंप्लीट कराई जा चुकी हैं। फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण, या फिर कुछ इस तरीके से कहा जाए कि समाज के 2 प्रकार, परिस्थिति समाज और संविदा समाज, किसके द्वारा बताए गए हैं, किसके द्वारा बताए गए। और टॉयनबी की एक बुक आती है। ठीक है, टॉयनबी की बुक आती है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इनकी एक बुक है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री के नाम से
कि किस सभ्यता का अध्ययन किया, इन्होंने अध्ययन किया था और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत चुनौती प्रत्युत्तर का के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हेनरी मैन ने समाज के दो प्रकार बताए थे, प्रस्थिति समाज और संविदा समाज। प्रस्थिति समाज में इन्होंने कहा था कि इसमें प्रदत्त परिस्थिति का महत्व ज्यादा होता है, जैसे कि हमें ग्रामीण समाज, और अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, प्रदत्त जो परिस्थिति है इसमें प्रदत्त परिस्थिति का महत्व ज्यादा होता है। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति महत्व रखती है। संविदा में ये कहते हैं, संविदा समाज में अर्जित परिस्थिति का महत्व ज्यादा है, जैसे कि पश्चिमी समाज वर्ग पर, क्लास पर आधारित समाज है। इसकी बात हेनरी मैन ने कही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रॉबर्ट रेडफिल्ड को देखते हैं तो रॉबर्ट रेडफिल्ड ने दो तरह के समाज की बात की है, समाज के प्रकार दो बताए हैं, लोक समाज और नगरीय समाज। लोक समाज और नगरीय समाज की बात किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई है। और बात की जाए दुर्खीम की, ठीक है, दुर्खीम की बात की जाए तो इनका इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। पहला तो इनका क्या है, दुर्खीम का सरल समाज। ठीक है, सरल समाज। इसके अलावा याद रखिएगा सेकंड नंबर पर आता है बहुखंडीय सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज। ठीक है, बहुखंडीय सरल समाज है। फिर आता है साधारण बहुखंडीय सरल समाज, साधारण साधारण बहुखंडीय, साधारण मिश्रित बहुखंडीय। ठीक है, साधारण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज है। फिर इसके अलावा आता है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ठीक है, ये समाज के प्रकार इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछा जाता है कि समाज का, सोसाइटी का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है। कार्ल मार्क्स का आप जानते ही होंगे, सभी एग्जाम्स में किसी न किसी में आपने देखे ही होंगे। मार्क्स ने एशियाई समाज की बात की है, एशियाई समाज बताया है। इसके अलावा इन्होंने प्राचीन समाज बताया है। ये क्रम में लगाने को आता है तो ऐसे करके सही से याद रखिए करिएगा। इसके अलावा सामंतवादी समाज है, सामंतवादी समाज है। फिर पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी समाज। ये क्रम में ही आपको याद रखने हैं, दुर्खीम का और इनका कार्ल मार्क्स का। ठीक है, अक्सर लगाने को आता है सीक्वेंस में। अब यहाँ पर देखिए, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी, डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एलिचिनॉय, गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस है, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की बात किसने की है, डेविड रिजमैन ने की है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। सोबर्ग की बात की जाए तो इन्होंने दो तरह के समाज की बात की है, पूर्व औद्योगिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज। ठीक है, पूर्व औद्योगिक समाज है और औद्योगिक समाज है। ठीक है, पूर्व औद्योगिक समाज और औद्योगिक समाज, ये दो प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, सोबर्ग के द्वारा बताए गए हैं। और एलिचिनॉय ने दो तरह के समाज की बात की है, एक तो सामुदायिक समाज है, सामुदायिक समाज। ठीक है, सामुदायिक समाज है, और दूसरा क्या हो जाएगा इनका, सांगठनिक समाज। ठीक है, और गिडेंस की बात की जाए तो इनका भी आता है। इन्होंने देखिए पहले नंबर पर बताया है शिकारी व एकत्रीकरण का समाज, दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया है कृषक समाज। ठीक है, कृषक समाज की बात की है। तीसरे नंबर पर इन्होंने पशुचारी समाज की बात की है, पशुचारी समाज। ठीक है, पशुचारी समाज की बात की है। फिर परंपरागत समाज की बात की है, परंपरागत समाज आ जाएगा। फिर आता है पहली दुनिया का समाज,
और जरूरी नहीं है सारे दिए जाए, विकल्प में कुछ गायब किए भी जा सकते हैं ना, कुछ दे दिए जाएंगे कि किसने पहली दुनिया, तीसरी दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया समाज की बात की है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। पहली दुनिया का समाज, दूसरी दुनिया का समाज और तीसरी दुनिया का समाज। ये जो क्लासिफिकेशन है या सोसाइटी के जो टाइप्स हैं वो किसने बताए हैं? एंथोनी गिडेंस ने बताए हैं। ठीक है, शिकारी व एकत्रीकरण का समाज, कृषक समाज, पशुचारी समाज, परंपरागत समाज, पहली दुनिया का समाज, दूसरी दुनिया का समाज और तीसरी दुनिया का समाज। ठीक है, तो ये 7 जो प्रकार बताए गए हैं, हाँ ठीक है 7 हैं। ये किसने बताए हैं? गिडेंस ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? रिवर्स है, वीके रॉय बर्मन है, एलपी विद्यार्थी है, मजूमदार है। टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति पर किसका है? रिवर्स का अध्ययन रहा है, रिवर्स ने किया है टोडा जनजाति पर। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का स्वरूप पाया जाता है, बहुपति विवाह स्वरूप। ठीक है, और वहां पर कन्यावध प्रथा पाई जाती है। ठीक है, कन्याओं का की हत्या कर दी जाती है। इस वजह से जाहिर सी बात है, जब ऐसी स्थिति होगी तो लड़कियों की संख्या कम होगी, तो बहुपति विवाह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न है आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? आंतरिक और बाह्य संघर्ष किसके द्वारा बात की गई है? आंतरिक और बाह्य संघर्ष की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात लेविस कोजन ने की थी। लेविस कोजन ने संघर्ष की बात अपनी किस पुस्तक में की थी? फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये इनकी पुस्तक है, कब आती है? 1956 में आती है। संघर्ष का जो इन्होंने कोजन ने सिद्धांत दिया था उसे प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा गया, प्रकार्यात्मक संघर्ष सिद्धांत। और ये किसने कहा था? ट्यूमेन ने। ठीक है, ट्यूमेन के द्वारा ये नाम दिया गया था कि कोजन ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया है वो संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है। ये याद रखिएगा। वेबर का भी आपको बताया ही गया है कि वेबर ने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। ठीक है, शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। और डेहरेनड्रॉफ ने आईसीए की बात की थी। ठीक है, जो डेहरेनड्रॉफ है उन्होंने आईसीए की बात की है। डेहरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसे ट्यूमेन ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत बताया है कि द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत डेहरेनड्रॉफ के द्वारा दिया गया। जैसे ट्यूमेन ने कोजर के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत बताया, वैसे ही ट्यूमेन ने डेहरेनड्रॉफ के संघर्ष सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत बताया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिकहीनता, बौद्धिक उच्चता। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? राइट आंसर यहाँ पर शारीरिक विशेषताएं होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है? यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की? मैकेवर, जिन्सबर्ग, जेएफ क्यूबर और नॉल्ट रॉस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र मानव संबंधों को वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है, किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जिन्सबर्ग होगा। ठीक है, जिन्सबर्ग होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। मैकेवर क्या कहते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसका कहना है? मैकेवर का कहना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से इनमें से कौन संबंधित है? वीरकांत, हॉबहाउस, सोरोकिन, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक की अगर बात की जाए या जनक की बात की जाए तो कौन है? सेमेल है। ठीक है, सेमेल है स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक। यहाँ पर इनमें से कौन संबंधित है? वीरकांत है और मैक्स वेबर है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वीरकांत है। वीरकांत के अलावा अब कौन कौन है जो प्रमुख है? वीरकांत है, वॉन वीज है,
वीरकांत है, वॉनविज है, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया ही गया है, और इसके अलावा पार्क है, पार्क एंड बर्गेस, ठीक है, पार्क एंड बर्गस हैं, स्मॉल भी है इसमें, वूगल भी आते हैं, ठीक है, टॉनीज भी आते हैं। ये कुछ प्रमुख हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं नाम, ठीक है। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के सब क्या हैं, समर्थक हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शंस में है सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह किस में बदल जाएगी, संघर्ष में बदल जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संघर्ष किस में आता है, असहयोगी प्रक्रिया में, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है ये संघर्ष, ठीक है। वेबर ने दो तरह की बात भी की थी, प्रतियोगिता भी इसमें आता है, नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता की बात की थी, ठीक है। प्रतियोगिता यहाँ पर प्रतिस्पर्धा, ठीक है। वेबर ने अभी आपको बताया था प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था, दो प्रकार बताए थे, नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता। प्रश्न है समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। सब जानते हैं समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त कॉम्ट है। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था, और समाजशास्त्र से पहले सामाजिक भौतिकीय, सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है। फ्रांस की राजक्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, या फिर विकल्प ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही होगा। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव उदय के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है। यहाँ पर फ्रांस और औद्योगिक क्रांति ये दोनों होगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की इनमें से समान है, किसके समान है, दासी, मालकिन, बहन, या फिर प्रतिद्वंदी। इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा, इसकी भी आती है, किसके द्वारा ये बात कही गई है, नाम क्या है उनका, बर्न्स एंड बेकर, सुना होगा आपने। इनका कहना था समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है, ना उनकी दासी है, बल्कि उनकी बहन मानी जाती है। यहाँ पर राइट आंसर बहन होगा, सिस्टर, ऑप्शन सी। ये कहना किसका है, बर्न्स एंड बेकर का कहना है, ये याद रखेगा। अब यहाँ पर देखिए समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से, या फिर समितियों से। समाज का निर्माण किससे होता है, व्यक्तियों के संबंधों से होता है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं। देखिए महात्मा गांधी हैं, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। अभी क्लास भी ली गई है, जल्दी इन पर समाजशास्त्र के भारतीय विचारक में ये सभी आ जाएंगे, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है, या किसका कहना है, ए के सरन, एम एन श्रीनिवास, किंग्सले डेविस, डीपी मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी के द्वारा कही गई है, ठीक है। ढुजरटी प्रसाद मुखर्जी, डीपी मुखर्जी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने 3 तरह की परंपराओं की बात की थी, प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक परंपरा और तृतीयक परंपरा की बात डीपी मुखर्जी के द्वारा की गई है। इनके बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी के नाम से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी एक ये बुक है। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन कल्चर, ठीक है, मॉडर्न इंडियन कल्चर ये है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ है। डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटीज कई बार आपने देखी होगी, पूछी गई है। व्यू एंड काउंटर व्यू, ये इनकी कुछ बुक्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा गलत है। ज्ञान का समाजशास्त्र कॉलमैन हीम, ग्रामीण समाजशास्त्र रॉबर्ट रेडफील्ड, औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो, ग्रामीण समाजशास्त्र FW टेलर, कौन सा गलत है।
क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, ज्ञान के समाजशास्त्र की बात कॉल मैनहीम ने की, ग्रामीण समाजशास्त्र की बात रॉबर्ट रेडफील्ड का है, ये ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक है रॉबर्ट रेडफील्ड। औद्योगिक समाजशास्त्र की बात एल्टन मेयो ने की है। यहाँ पर डब्ल्यू टेलर किससे संबंधित है? डब्ल्यू टेलर किससे संबंधित है? प्रबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत इनका है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक, डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की है, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पर भी गलत बताना है। पुस्तकें हैं कास्ट एंड रेस इन इंडिया, खुरिये हैं, इंडियन विलेजेस है एस.सी. दुबे, मॉडर्न इंडियन कल्चर पी.ए. सोरोकिन, इंडियाज विलेजेस एम.एन. श्रीनिवास। गलत बताना है। गलत क्या होगा यहाँ पर? अभी आपको बुक्स बताई गई थी डीपी मुखर्जी की, मॉडर्न इंडियन कल्चर, सोरोकिन की नहीं है, डीपी मुखर्जी की है, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? डीपी मुखर्जी की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? वॉनविस, वेबर, पार्सन्स, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस है, व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यह किसका कहना है? किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ये कहना किसका था? मैकेवर का था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आंतरिक संरचना में परिवर्तन, आंतरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यह किसने कहा था? एंथोनी गिडेंस ने कहा था। इन्होंने कहा था प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है, जब उस आंतरिक संरचना में किसी भी तरीके का परिवर्तन हमें दिखाई देता है तो ऐसे परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ये एंथोनी गिडेंस का कहना था, ठीक है। और डेविस की बात की जाए, किंग्सले डेविस की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक संरचना, ठीक है, सामाजिक संरचना प्लस उसके जो प्रकार हैं, फंक्शंस हैं, उसमें परिवर्तन को कहा था सामाजिक, उसमें होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्न। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीकी का विकास किसके द्वारा किया गया था? मर्टन, आर.एच. लोवी, बोगार्डस, पियर्सन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी का जो पैमाना है वो किसके द्वारा दिया गया है? बोगार्डस के द्वारा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण है व्यक्ति का समाज पर नियंत्रण, समाज का व्यक्ति पर नियंत्रण, समाज का समाज पर नियंत्रण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? राइट क्या हो जाएगा? समाज का व्यक्ति पर नियंत्रण, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। कूले एंड बर्नौड ने चेतन अचेतन नियंत्रण की बात की थी। मैनहीम ने प्रत्यक्ष नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात की। सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की किम्बॉल यंग ने बताई है, आपको बताया गया। गुरविच एंड मूर, ठीक है, गुरविच एंड मूर की बात की जाए तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। संगठित नियंत्रण, संगठित सामाजिक नियंत्रण है। दूसरा है असंगठित सामाजिक नियंत्रण, असंगठित सामाजिक नियंत्रण है। और तीसरा है सहज सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, सहज सामाजिक नियंत्रण है। ये 3 प्रकार बताए हैं गुरविच एंड मूर ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, या किसने कहा? दुर्किम, फ्रायड, पार्सन्स, मैक्स ब्लैक। यहाँ पर ऑप्शंस है। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, या किसका कहना है? किसने कहा है? दुर्खीम ने कहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आत्महत्या को इन्होंने कहा है कि दुर्खीम ने कहा आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है। आत्महत्या का कारण समाज ही होता है। आत्महत्या को सोशल फैक्ट कहा है दुर्खीम ने, ठीक है। और आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं दुर्खीम ने, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट यहाँ पर प्रश्न है, यह विचार किसका है कि वृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया था? पार्सन्स, गुडे, मार्क्स, डेविस एंड मूर यहाँ पर विकल्प है। वृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया था, यह किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स है। और पार्सन्स ने पृथक नाभिकीय परिवार की बात की है। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा पूछी जाए किसने दी है? पार्सन्स ने दी है पृथक नाभिकीय परिवार की। गुडे ने भूमिका सौदेबाजी की दी है।
भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? गुडे द्वारा दी गई है भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।